हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गौरव सिंह लेक्चर्स। बच्चों, मेरा नाम है गौरव सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम, जिसे हिंदी माध्यम के बच्चे द्विपद प्रमेय के नाम से जानते हैं। चाहे आप क्लास 11th में हो या फिर क्लास 12th में या फिर आप जेई मेन या एडवांस की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम्स में ये बाइनोमियल थ्योरम पूछा जाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस लगातार बन ही रहे हैं और क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं। थोड़े से अगर आप लोग कॉन्सेप्ट्स को समझ लोगे तो बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं और आप लोग भी अपने कॉपी पेन नोट्स वगैरह के साथ बैठिए और क्वेश्चंस भी हमारे साथ सॉल्व करिएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़े कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमारे हथियार हैं। कॉन्सेप्ट अगर मालूम रहेंगे तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो आओ सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजें, आज का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो सारी बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है ये अपने को मालूम होना चाहिए। बाइनोमियल होता क्या है? बाइनोमियल, तो यहां पे जैसे कि आपको नाम ही बता रहा होगा, बाई मतलब क्या होता है? बाई मतलब होता है टू, और ये जो नॉमियल है, नॉमियल मतलब होता है टर्म। मतलब कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो, उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन विथ टू टर्म्स, एनी expression containing two terms, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ सकते हो। एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हो जैसे कि x प्लस वाई हो गया, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा x प्लस 1/y, कुछ इस टाइप का हो गया। दो टर्म्स होने चाहिए। टर्म्स का मतलब आप लोग क्लास 9th और क्लास 10th में ही समझते हो। जब प्लस या माइनस से चीजें डिफर होती हैं, मतलब दो वैल्यूज के बीच में प्लस या माइनस आता है, तो उनको हम लोग टर्म बोलते हैं। और कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है, 3x² प्लस 5/x कुछ, या 5/y, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। अगर किसी एक्सप्रेशन में तीन टर्म होते हैं तो उनको हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी एक्सप्रेशन में कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें तीन टर्म होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। या फिर सिंपली हम लोग बोलते क्या है कि जब किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में मोर देन टू टर्म्स हो, एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विथ मोर देन टू टर्म्स, इट इज कॉल्ड एज मल्टीनोमियल, इट इज नोन एज मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन। जब दो से ज्यादा टर्म्स हो जाते हैं किसी एक्सप्रेशन में तो हम लोग उसे मल्टीनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग पहले से ही जानते हो। और ये जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ अलजेब्राइक, जनरल फॉर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जनरल फॉर्म होता है जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, x प्लस ए। ठीक है, x प्लस ए, यहां पे कोई एग्जांपल भी आप लोग x प्लस ए टाइप का भी लिख लो, ताकि बाद में ना बोलो कि सर जनरल फॉर्म का एक भी एग्जांपल ही नहीं लिखा है। जनरल फॉर्म जो होता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, वो कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। ध्यान देना थोड़ा सा, इस टाइप का एक्सप्रेशन जो है उसको हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। और ये जो x प्लस ए टू द पावर n है, ठीक है, x प्लस ए टू द पावर n, इसका जो हम लोग जब एक्सपेंशन करते हैं, जब इसका एक्सपेंशन किया जाता है, जैसा कि आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, लाइक दैट, इस तरह की चीजें पढ़ी होंगी, तो आपने लिखा था x² प्लस 2xy प्लस y²। अभी हम लोग इस चीजों पे आते हैं, तो जो इसका एक्सपेंशन ये है, इसी तरह इसका एक्सपेंशन कुछ हम लोग लिखेंगे, तो इसका जो एक्सपेंशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। थोड़ा सा मैं इरेज करके इसको अच्छे से लिखता हूं, तो मैं बोलूंगा क्या, and the expansion of
एंड द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब प्रसार, एंड द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n इज known as बाइनोमियल थ्योरम। अभी थोड़ी हम लोग इसकी हिस्ट्री में भी जाएंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज कब हुआ था, इसके यूजेज क्या कहाँ पे होते हैं, मैथमेटिक्स की ऐसी कौन कौन सी ब्रांच है या फिर साइंस की ऐसी कौन कौन सी ब्रांच है जिसमें बाइनोमियल थ्योरम का मेजरली यूज होता है। ठीक है, ये जो बाइनोमियल थ्योरम है इसको सबसे पहले किसने यूज किया था, एक बहुत ही मशहूर फिजिसिस्ट बोल लो, बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन जो है जिनके नाम से आप सारे लोग फैमिलियर हो गए, वो है सर आइजैक न्यूटन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम का यूज जो है वो सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने ही यूज किया था। बोल सकते हो चाचा। तो इसका यूज सबसे पहले न्यूटन चाचा ने किया था। न्यूटन ने सबसे पहले इसको यूज किया था, सर आइजैक न्यूटन ने इसको यूज किया था। तो बोल सकते हो सबसे पहले इसका यूज किए थे न्यूटन। इसलिए इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम जो है इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम। कुछ लोग इस नाम से भी जानते हैं, दोनों बात सेम है, बाइनोमियल थ्योरम बोलो या फिर न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम बोलो, दोनों बातें सेम है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें समझी। सबसे पहले हमने पढ़ा बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विथ टू टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म इस तरीके का होता है, और ये जो इसका एक्सपेंशन है उसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। और ये बाइनोमियल थ्योरम का सबसे पहले यूज किया था सर आइजैक न्यूटन ने, तो इसको हम लोग न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम बोला जाए या फिर बाइनोमियल थ्योरम बोला जाए, दोनों बातें सेम होती हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। थोड़ा और इसके बैकबोन में चलते हैं। सबसे पहले आप लोग इसके कुछ एप्लीकेशंस जान लो ताकि आपका इंटरेस्ट इस चैप्टर में बना रहे। ठीक है, तो इसका मेजरली यूज जो है वो प्रोबेबिलिटी वाले पोर्शन में किया जाता है। मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है प्रोबेबिलिटी में इसका मेजर यूज है, प्रोबेबिलिटी का में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे क्वाइन के टॉस में या फिर गेम ऑफ चांस जिसको आप लोग बोलते हो, गेम ऑफ चांस में मतलब रोलिंग ऑफ डाइस हो या फिर वो ताश के पत्ते हो, कार्ड्स वाले जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें इसका खूब भरपूर मात्रा में यूज है। यहाँ तक कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज कुछ कुछ जगहों पे आपको बायोलॉजी वगैरह में भी मिलेगा, मतलब जेनेटिक्स को लर्न करने के लिए पेरेंट्स से कितने जेनेटिक्स उनके बच्चों में जा रहे हैं, इन सब में भी इसका यूज होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में बाइनोमियल थ्योरम का यूज होता है। बहुत सारी इसकी ब्रांचेज हैं। कंप्यूटर साइंस में तो इसका भर भर के यूज है। तो इस तरीके से आपको कुछ मैंने एप्लीकेशन बता दी। जैसा इसका तो एक तो है ही, ये अलजेब्रा में तो यूज हो ही रहा है, कंप्यूटर साइंस में भी यूज होता है, प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है, और जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस में भी इसका यूज होता है। तो ऐसे कई सारे आप लोग जानते हो, एग्जाम्पल और बोल सकते हो एप्लीकेशन आपको हमने बता दिए। थोड़ी आओ इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ी अपने को, आओ समझते हैं इसको। बहुत ही आराम से धीरे धीरे चीज़ों को समझना, छोटे छोटे पार्ट्स में मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से हमने पढ़ रखा है। या फिर x माइनस वाई होता था तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते थे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता था एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। या फिर x प्लस वाई का क्यूब होता था तो हम लोगों ने याद कर रखा है कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। ये सारे फार्मूले आप लोगों ने
अपने प्रीवियस क्लासेस में जब हम लोग छोटे रहते हैं 7th 8th 9th 10th तक, तब तक ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये पावर बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे कंफर्ट समझ लो हमको थोड़ी थोड़ी कठिनाई आने लगती है, थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे यहीं पे अगर मैं x + y⁵ 5 लिख दूँ तो हम लोगों को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, चीज़ें थोड़ी सी कठिनाई होगी एक्सप्लेन करने में, उसका फार्मूला लिखने में। ऐसे अगर मान लो 100 पावर लिख दिया गया x + y⁴ तब तो हो लिया अपने से काम, हम लोग उसका एक्सपेंशन कर ही नहीं पाएंगे। मतलब जैसे जैसे जब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होने लगी तब इस थ्योरम का यूज थोड़ा ज़्यादा हुआ। जैसे कि x + y⁴ है तो x + y⁴ का हम लोग लिखते हैं, x + y⁴ का हम लोग एक्सपेंशन लिखते हैं x⁴ + 4x³ y + 6x² y² + 4xy³ + y³। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हम लोग x + y⁴ ये y लिखा हुआ है, y⁴ का एक्सपेंशन हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो एक्सपेंशन यूज करने के लिए मतलब बड़े बड़े फार्मूले, बड़े बड़े बाइनोमियल, मतलब यहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तब इसका मेजर यूज धीरे धीरे अपने सामने आया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करो आप। तो आप लोग थोड़ा सा इससे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी कॉम्बिनेशन पढ़ने की। कॉम्बिनेशन अगर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इससे प्रीवियस चैप्टर्स में लगभग सारे लोग पढ़ते हैं, तो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना ताकि चीज़ें थोड़ी और इजी हो जाए। वैसे मैं ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने की कि चीज़ें खूब आसानी से आपको समझ में आए। तो थोड़ा मैं आपको एक चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, पास्कल ट्रायंगल नाम की चीज़। थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे जो कुछ भी मैं लिखने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो इससे पहले यहाँ पे x + y⁴ रहा होगा, x + y⁴ रहा होगा, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू होती है 1 और x + y⁴ को हम लोग लिखेंगे x + y। अब इन सबको ऑब्जर्व करें हम लोग। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इन पावर्स को आप लोग इंडेक्स भी बोल सकते हो। यहाँ पे इंडेक्स 0, यहाँ पे इंडेक्स 1, यहाँ पे इंडेक्स 2, यहाँ पे भी इंडेक्स 2, यहाँ पे इंडेक्स 3, यहाँ पे इंडेक्स 4। तो थोड़ा मैं इसको अभी कुछ टाइम के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स और यहाँ पे लिखता हूँ कोफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट, स्पेलिंग गलत, कोएफिशिएंट्स और इंडेक्स में क्या क्या रिलेशन है, कुछ इस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, जिससे हमको ये फार्मूले, जैसे मैं यहाँ पे x + 4⁴ लिख दूँ तब भी हम लोग इसको बहुत इजीली ऐसा एक्सप्लेन करके लिख दें। इसके लिए हम लोग फार्मूले लिख रहे हैं, ठीक है। फार्मूले मतलब एक ऑब्जर्वेशन है इनके कोफिशिएंट्स के बारे में, उसको मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। जैसे जब इंडेक्स 0 थी तो क्या आया है, कोफिशिएंट में कुछ नहीं, सिर्फ 1 ही आया हुआ है, ठीक है। जब इंडेक्स 1 था अपना तो कोफिशिएंट में क्या आया है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो कोफिशिएंट्स आपके आए हैं 1 और ये 1, ठीक है। जब आपका कोफिशिएंट 2 था तो आपका यहाँ पे क्या है, 1 2 1, तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे इन दोनों के बीच में लिखा है 1 और यहाँ पे 1। ऑब्जर्व करना, अभी थोड़ा रुक जाओ, 3 का भी लिख लो। 3 जब पावर थी, जब इंडेक्स 3 था तो आपका क्या आया है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, फिर से 3, फिर यहाँ पे 1। तो मैं लिखता हूँ इंडेक्स 1 के लिए 1 3 3 1, 1 3 3 1, इस तरीके से मैंने लिखा। थोड़ा और चाहें आप तो 4 के लिए भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिखोगे 1, यहाँ पे लिखोगे 4, यहाँ पे लिखोगे 6, यहाँ पे लिखोगे 4, यहाँ पे लिखोगे 1। इस तरीके से चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो कुछ इसमें ऑब्जर्व करो, ये सिर्फ 0 और 1 का आप लोग चाहें तो ध्यान रख लो। सारी की सारी रोज में फर्स्ट और लास्ट हमेशा 1 है,
यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट वन, यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट वन, यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट वन, यहाँ पे भी फर्स्ट वन, लास्ट भी वन है। अब बीच में मिडिल टर्म्स क्या है, प्रीवियस की दो टर्म्स का सम। ये देखो इन दोनों का सम इनके बीच में लिख दिया, इन दोनों का सम इन दोनों के बीच में लिख दिया, इन दोनों का सम इन दोनों के बीच में लिख दिया, इन दोनों का सम इन दोनों के बीच में लिख दिया, इन दोनों का सम इन दोनों के बीच में लिख दिया, इन दोनों का सम इन दोनों के बीच में लिख दिया। मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको हमेशा लिखना है और दो दो का सम करके आपको प्रीवियस टर्म में से लिखना है। जैसा कि अगर मैं 5 का लिखूं तो 5 का क्या होगा, यहाँ पे 1, इन दोनों का सम इसके बीच में लिखो 5, इन दोनों का सम इसके बीच में लिखो 10, इन दोनों का सम इसके बीच में लिखो 10, इन दोनों का टर्म इनके बीच में लिखो 5, लास्ट में 1। बात समझ में आई। अब मैं चाहूं तो इस इंडेक्स के लिए x 5 इंडेक्स के लिए मैं x प्लस वाई टू द पावर 5 का फार्मूला बहुत ही इजीली लिख पाऊंगा। ध्यान देना, हमेशा इसमें जो पहला वाला है उसकी पावर से शुरू हो रहा है। x यहाँ पे 2 पावर थी तो x की पावर 2, यहाँ पे x यहाँ पे 3 पावर थी तो x की पावर 3। फिर इसके बाद x की पावर्स डिक्रीज हो रही हैं, y की पावर इंक्रीज हो रही है, मतलब x की पावर घट रही हैं और y की पावर्स बढ़ रही हैं। तो मैं अगर यहां से लिखना चाहूं इसका फार्मूला तो आप बोलोगे सर x टू द पावर 5 लिखिए पहले, ठीक है। x टू द पावर 5 लिखा मतलब पहले वाले का तो आ गया कोफिशिएंट 1, देन इसके बाद नेक्स्ट में कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 वाले का तो हो गया फिर 5 प्लस 5, और फिर x की पावर कम करनी है, x की पावर मैंने 1 कम किया, यहां पे 1 पावर लगाया। फिर इसके बाद क्या लिखना है 10, x की 1 पावर कम कर ले भाई, y की 1 पावर बढ़ा दो। फिर से 10, x की 1 पावर और कम कर लो, y की 1 पावर और बढ़ा दो। फिर से 5, x की पावर 1 और कम कर लो, y की 1 पावर और बढ़ा दो, और लास्ट में y टू द पावर 5। लास्ट में क्या लिख दो, y टू द पावर 5। समझ गए। तो इस तरीके से आपको फार्मूले लिख सकते हो। ये जो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखो, इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपको एक ट्रायंगल के शेप में, ये आपको एक ट्रायंगल के शेप में दिख रहा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल, इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। तो आप चाहे तो बड़ी बड़ी पावर्स के लिए पास्कल ट्रायंगल का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उसका एक्सपेंशन लिख सकते हो। तो ये मैंने बस आपको थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन के लिए बताया, वैसे इसका कुछ मेजर यूज है नहीं इस चैप्टर में। थोड़ी चीज़ें अगर ये आपको मालूम रहे तो कहीं कहीं पे यूज इसका होगा, ठीक है। अब मैं आपको इन सब से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हुए मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम लिखने का ट्राई करूंगा। इससे पहले यहाँ पे देखो, इन दोनों का तो अभी कुछ वैसा मेजर यूज है नहीं, तो मैं इसको अभी हटा के रखता हूँ। इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 को आप लोग लिख सकते हो 2c0, ये 2 को आप लिख सकते हो 2c1, और यहाँ पे भी 1 है तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2c2। तो थोड़ा ध्यान से अब बात यहाँ पे आके फंस जाएगी, सर 2c0 क्या है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इसको NCR, ये मतलब n में से r चीजें चूज करनी है। NCR कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा। इसका लिखने का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये चीज यहां पे लिखा हुआ है। थोड़ी मैं आपको पहले कैलकुलेशन करता हूं फिर इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे 2c0 लिखा है तो आप लोग लिखोगे 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस r, यहां पे r की जगह पे क्या लिखा हुआ है 0, तो 2 माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू r की जगह पे यहां पे क्या लिखा हुआ है 0 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मतलब हमेशा जिस नंबर का भी फैक्टोरियल लिखा होता है उससे पीछे 1 तक के नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देना है। बात को ध्यान से मेरी समझना, जो लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता रहा हूं। जैसे यहां पे 5 फैक्टोरियल लिख दिया, तो 5 फैक्टोरियल लिखने का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। जिस नंबर का फैक्टोरियल लिखा है उससे पीछे 1 तक के नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 4 फैक्टोरियल लिख दूं अगर, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1,
3 फैक्टोरियल मैं लिख दूँ तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, बस 1 तक ही लिखना है। 2 फैक्टोरियल लिख दूँ मैं तो क्या लिखूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, और अगर मैं 1 फैक्टोरियल कहीं पे लिखा हूँ तो इसका मतलब 1, और 0 फैक्टोरियल का मतलब भी होता है 1। इनका आप आंसर चाहे तो लिख सकते हो 6, इसका हो गया 24, इसका हो गया कितना 120, और आप चाहें तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 720। तो फैक्टोरियल का मतलब अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल का मतलब क्या है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको 1 होती है, ये आपको याद रहे, ये आपको याद रखना है, याद रखो, याद रखना, ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। कुछ और भी वैल्यू ऐसे आप याद कर सकते हो तो याद कर लो। और ये है एनसीआर का मीनिंग, थोड़ी देर बाद में और इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, यहां पे देखो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आई 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 भी 2 आएगा, तो 2 का फैक्टोरियल फिर से 2, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2 कट के हो गया 1। तो ये 2c0 था, ये कितना है 1। इसी तरह आप 2c1 कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या बना आपका 2 फैक्टोरियल मतलब 2 में से 1 गया 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, और फिर से यहाँ पे भी 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 2, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है 2। इसी तरह आप 2c2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का यूज यहाँ पे हुआ है। अब मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम बस आज इंट्रोड्यूस करूंगा आज के इस लेक्चर में, देन इसके बाद हम लोग आगे की चीज़ें अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम देखना क्या चीज़ है। तो बाइनोमियल थ्योरम इसी एक्सप्रेशन से हम लोग एनालाइज करते हुए लिखना चाहेंगे, ठीक है। एट रैंडम मान लो यहाँ पे अगर इसकी पावर n है तो आप लोग कैसे लिखोगे, आप लोग लिखोगे x टू द पावर n, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ पे लिखूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर था तो x स्क्वायर प्लस वाई 2xy xy प्लस 2xy था ना, 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई का क्यूब था तो हमने लिखा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब, ठीक है। हमने देखा कि इस वैल्यू को हम लोग बोल सकते हैं 2c0, इसको बोल सकते हैं 2c1, इसको बोल सकते हैं 2c2। सिमिलरली इसको यहाँ पे 3 पावर है तो 3c0, इसको बोल सकते हैं 3c1, इसको बोलेंगे 3c2, और इसको बोलेंगे 3c1। ऑन द सेम वे यहां पे देख रहा, यहां पे जो फर्स्ट वाला पोजीशन है इसकी पावर धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और ये जो बाद वाला सेकेंड टर्म है इसकी पावर अगले अगले हर टर्म में धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है, और मैक्सिमम कहां तक जा रही है जहां तक ये पावर है। तो यहां पे x की पावर n से शुरू हुआ है, नेक्स्ट टर्म आपका क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म आपका आएगा x की एक पावर तो कम हो जाएगी और y की एक पावर बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ पे y की कोई पावर नहीं थी, y की पावर 0 था, यहाँ पे y की पावर 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x की एक पावर और कम हो जाएगी, y की एक पावर और बढ़ जाएगी। ऑन द सेम वे एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा, धीरे धीरे कहाँ तक जाएगा, ये पावर घटते 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 लास्ट में जाके खत्म हो जाएगी, y की सबसे बड़ी वाली पावर बचेगी, तो हम लोग इसको लिखते हैं डायरेक्टली यहाँ पे y टू द पावर n। लास्ट वाले में सबसे बड़ी वाली पावर यहाँ की बचती है, तो ये y की पावर कितनी है n है, तो लास्ट वाले में तो ये बच गया n। अच्छा, इससे पहले क्या रहा होगा, इससे पहले x की एक पावर बची रही होगी ना, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो लास्ट वाले में ऐसे, x टू द पावर n माइनस x इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1। अब बोलोगे सर इसके साथ ये नंबर्स भी तो लिखे हुए थे, ये नंबर्स तो आपने यहाँ पे लिखे नहीं है, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है कि यहाँ पे 3c0 था, 3c1 था, 3c2 था, 3c यहाँ पे 3 रहेगा, सॉरी
तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, यहां पे 3 पावर थी तो 3C0, यहां पे 2 पावर थी तो 2C0, यहां पे n पावर है तो आप लिख सकते हो NC0। फिर 2C1 था, यहां पे n है तो हम लोग लिखेंगे NC1, यहां पे फिर NC2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता हुआ NCn-1 और यहां पे NCn। इस तरीके से चीजें चलेंगी। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। और ये जो मैंने लिखा हुआ है यही आपका फार्मूला है, बाइनोमियल थ्योरम है, यही बाइनोमियल थ्योरम है, यही आपकी बाइनोमियल थ्योरम है। और बाइनोमियल थ्योरम ये है जब यहां पे n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर है, फॉर n बिलोंग्स टू n के लिए है, ये आपका फार्मूला। और इसमें मैंने बता दिया आपको ये NCR वगैरह क्या है, ठीक है। NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, या फिर इन सबको कुछ नोट में आप लोग लिख लो। नोट 1, नोट 2, नोट 2 में आप लोग ये लिख सकते हो NCR जो है वो इक्वल होता है NCn-r के। इन सबको मैं धीरे धीरे अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट आपका, ये हो गया। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं। इस तरीके से कैलकुलेट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, मतलब थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी होती है। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूं। ये इसी का शॉर्टकट है, ये इसी का क्या है, शॉर्टकट है। शॉर्टकट कैसे, हम लोग NCR को कैसे कैलकुलेट करेंगे, NCR को हम लोग लिखेंगे n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड डॉट डॉट डॉट। कब तक लिखेंगे, जितने टाइम ये r टाइम है तो r टाइम्स लिखेंगे, r फैक्टर्स तक लिखेंगे, r फैक्टर्स तक, r फैक्टर्स तक, r फैक्टर्स तक हम लोग लिखेंगे डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का भी ट्राई करता हूं, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग इसके बाद आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको बस एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद ये लेक्चर बस खत्म है, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं क्या, जैसे मान लो आपको 10C4 कैलकुलेट करना है, तो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करो तो क्या लिखोगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10-4 का फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इस फार्मूले से अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहें तो अब इसकी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करोगे 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को आप लिखो 10 इंटू 9 इंटू 6 इंटू कितना लिखोगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये 10 में से 4 गया 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, आप लिखोगे फिर 10 9 जा 10 मल्टीप्लाइड 9 मल्टीप्लाइड 8 मल्टीप्लाइड 7 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 8 1 जा 8, 8 3 जा, ये 3 3 जा, कैलकुलेशन कर लो तो हो जाएगा 210। आपने इतना लंबा चौड़ा ये कैलकुलेशन किया तो आपको वैल्यू मिली 210। अब थोड़ा इस फार्मूले से थोड़ा कैलकुलेट करने का ट्राई करिए, देखना कैसे कितना जल्दी आ जाता है। हम लोग लिखते हैं 10C4, मतलब यहां पे क्या लिखा हुआ है 10, फिर 10-1 मतलब मल्टीप्लाइड 9, 9-1 9 भी करो, यहां पे 8 आ जाएगा। n की वैल्यू 10, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 2 गया 8, 10 में से एक और 3 चला गया तो बच गया 7। कितने फैक्टर लिखने थे, r फैक्टर लिखने हैं, r फैक्टर मतलब यहां पे अभी r की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो मैंने यहां पे 4 फैक्टर्स लिख दिए डिवाइडेड बाई, यहां पे 4 है तो 4 का फैक्टोरियल। डायरेक्टली आप इस स्टेप पे आ गए हो, अब कैलकुलेशन कर लेना फटाफट से, फिर से आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहीं पे आज का ये लेक्चर स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा और हम लोग डिटेल में सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे इस पे।
कुछ एक्सपेंशन लिखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ठीक है।